कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आपकी जो फ्री में यूपीएससी की तैयारी चल रही है, फ्री में मेंटरशिप क्लास की जो चल रही है, वो अच्छी चल रही होगी और आपको सब कुछ सही से समझ में आ रहा होगा। मेरा नाम है शुभम मिश्रा और हम यहाँ पर इकोनॉमी की क्लास देख रहे हैं। इकोनॉमी की क्लास हम सभी एक साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज ये इकोनॉमी की 5वीं क्लास होगी, 5वां लेक्चर होगा। और जो बच्चे यूपीएससी की फ्री में तैयारी करना चाहते हैं, घर रहते हुए तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, पैसों के अभाव में, रिसोर्सेस उनके पास नहीं है, तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर पूरी यूपीएससी की तैयारी फ्री में कराई जा रही है। उसी के साथ साथ फ्री में स्टडी मटेरियल, आपके जो स्टडी मटेरियल हैं वो फ्री में मटेरियल्स ये सारे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट बुक है वो आपको यहाँ पर फ्री में मुहैया कराई जाएगी और हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो ये क्लासेस जो है मेंटरशिप प्रोग्राम की, ये पूरा आपको फ्री में, पूरा यूपीएससी का जो सिलेबस है वो फ्रेम किया जाएगा। पूरा जो सिलेबस है वो यूपीएससी का फ्री में आपको पढ़ाया जाएगा। जो बच्चे नए हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन आज मैं यहाँ पे साझा कर रहा हूँ। देखिए, मैंने कल ही बताया है आपको कि हमारा एक नया प्लेटफॉर्म, हमारा एक नया चैनल है, मेरे नाम से है, शुभम मिश्रा के नाम से है। उस पर आपको मेंटरशिप प्रोग्राम की, इस चैनल पर आपको मेंटरशिप प्रोग्राम की जो और क्लासेस हैं, जैसे शेड्यूल क्या होना चाहिए आपका, और सिलेबस आपको कैसे कंप्लीट करना चाहिए, सिलेबस कैसे पढ़ना चाहिए, यूपीएससी के आपका जो पीवाईक्यूज़ हैं, पेपर को कैसे आपका एनालिसिस करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको शुभम मिश्रा वाले दूसरे चैनल पर मिलेंगी, जिसकी लिंक जो है इस चैनल के शुभम मिश्रा वाले, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे इस चैनल का जो लिंक वो दिया गया है, वहां पर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि कोई वीडियो आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो वहां पर ये सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। और यहां पर इस ओनली यूपीएससी वाले चैनल पर, इस पर आपको यहां पे डेली क्लासेस मिलती रहेंगी मेंटरशिप प्रोग्राम की, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेकर शुरू करते हैं आपकी ये 5वीं लेक्चर, जो आपका 5वां लेक्चर है। और अभी तक के जो 4 लेक्चर हुए हैं, जिन्होंने नहीं देखा है वो लोग भी उसे देख सकते हैं। जो अभी तक के 4 लेक्चर हैं उसको एक प्लेलिस्ट में बना दिया गया है। प्लेलिस्ट जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है। तो चारों लेक्चर जिन्होंने नहीं किया है वो जाकर, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके वो चारों वीडियो आपके सामने आ जाएगी, वो एक एक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब आज हम शुरू करते हैं। क्या यहाँ पर अपन लोग पढ़ेंगे IMPS के बारे में। लास्ट क्लास हमने किस पे छोड़ी थी? लास्ट क्लास हम लोगों ने NEFT पढ़ा था और RTGS पढ़ा था कि NEFT कैसे काम करता है और RTGS आपका कैसे काम करता है, यानी कि रियल टाइम ग्रॉस जो सेटलमेंट है आपका वो कैसे काम करता है। और इसी के साथ साथ नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र जो है NEFT, ये कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें हमने ब्रीफ में डिस्कस की थी, ब्रीफ में पढ़ी थी। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो बच्चे अभी क्लासेस लास्ट कर रहे हैं, मतलब आपकी चौथी क्लासेस जिन्होंने की है, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करें कि चौथी क्लास में कौन कौन से टॉपिक पढ़ाए गए थे। इससे हमें पता चलेगा कि आप क्लासेस कर रहे हैं। सारे टॉपिक, जितने टॉपिक पढ़ाए गए थे, एक एक टॉपिक का नाम आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, ठीक है, ताकि इससे पता चलेगा कि आप टॉपिक, ये हर एक टॉपिक आप समझ रहे हैं और आप चीज़ें क्लासेस में कर रहे हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आपकी 5वीं क्लास। यहाँ पे लेक्चर 5 इंडियन इकोनॉमी हम लोग पढ़ रहे हैं, भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसको हम पढ़ रहे हैं। और कई लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जो NCERT है वो क्या हमें अलग से आप क्लास शुरू कर दो NCERT की। तो NCERT के सारे टॉपिक्स इसी लेक्चर में कवर हो जाएंगे, आपको यहाँ पे दिक्कत की ज़रूरत नहीं है। NCERT अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। NCERT के जो टॉपिक्स हैं वो सारे यहाँ इसी लेक्चर्स में कवर हो जाएंगे। थोड़ा वेट करें, सारा बेसिक यहाँ बेसिक से शुरुआत ही किया गया है, ठीक है। तो चलिए लेक्चर 5 देखते हैं। हमने पिछली क्लास में RTGS नेफ्ट वगैरह के बारे में पढ़ा था और अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर हम IMPS से शुरुआत करते हैं। IMPS लास्ट 4th क्लासेस में हमने यहाँ पर बताया था ना, RTGS नेफ्ट, IMPS, UPI, ये सब सारे। तो IMPS से शुरू करते हैं। IMPS क्या है, इसको आप इसका फुल फॉर्म क्या है? जो फुल फॉर्म है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इमीडिएट क्या है इसका? इमीडिएट पेमेंट सर्विस।
सर्विस। क्या बोलते हैं IMPS का फुल फॉर्म? IM मतलब होता है इमीडिएट, और P मतलब पेमेंट, और S मतलब सर्विस। ठीक है, तो IMPS मतलब क्या हो गया? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। ये क्या है IMPS, वो कैसे काम करता है IMPS, ये देखते हैं। लेकिन इससे पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो IMPS है उसका प्रबंधन कौन करता है, मैनेज कौन करता है। मैनेज्ड बाय क्या है, ये कौन मैनेज करता है, प्रबंधन कौन करता है इसका प्रबंधन NPCI करता है। कौन करता है इसका प्रबंधन? NPCI। अब ये NPCI क्या है अभी हम लोग पढ़ेंगे, बस इतना जानकर चलिए इसका प्रबंधन कौन करता है। प्रबंधन कौन करता है? NPCI करता है प्रबंधन। ठीक है, अब देखिए NPCI इसका प्रबंधन करता है, इस बात को दिमाग में बैठा लें, इसका प्रबंधन RBI नहीं करता। RBI कभी स्टेटमेंट में आपके सामने आ जाए, इस तरह के स्टेटमेंट पूछ लेता है UPSC, आप पेपर उठाकर देखें। तो IMPS को मैनेज कौन करता है? NPCI मैनेज करता है, इसका प्रबंधन देखभाल करता है, ना कि RBI। RBI का कौन सा प्रबंधन करता है? RBI जो है आपका RTGS का प्रबंधन कौन करता है? कमेंट में बताएं, लास्ट क्लास में आपको बताया गया था। RTGS का प्रबंधन मैनेज कौन करता है? RBI करता है। इसी के साथ साथ आपका जो ये NEFT, इसका भी प्रबंधन कौन करता है? प्रबंधन कौन करता है? RBI ही करती है। लेकिन IMPS इसका प्रबंधन RBI नहीं करती है, बल्कि कौन करता है? आपका NPCI करता है। ठीक है, तो ये मैनेज्ड बाय NPCI। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये काम करती है ये सर्विस। ये IMPS एक मोटे तौर पर मैं साफ शब्दों में, हिंदी में, इजी शब्दों में बताऊं तो वही है कि ये एक पैसे ट्रांसफ़र करने का एक माध्यम है। क्या है? पैसे ट्रांसफ़र करने का एक माध्यम है। ठीक है, एक आसान शब्दों में। ठीक है, अब पैसे ट्रांसफर का मतलब ऑनलाइन पैसे, आप अपने अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में क्या है, पैसे यहाँ पर ट्रांसफ़र कर पाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? पैसे ट्रांसफ़र करने का एक माध्यम है। अब ये कैसे काम करता है? इसकी जो सुविधा है, आप पैसे जो ट्रांसफ़र कर पाते हैं, इसकी जो सुविधा है, यानी कि ये जो है अवेलेबल रहती है। क्या है? ये अवेलेबल रहती है 24 घंटे 7 दिन। यानी कि ऐसा नहीं है कि संडे में सुविधा बंद हो जाती है या फिर सैटरडे में किसी दिन, नहीं, ये 24 घंटे आप ट्रांसफ़र कर पाते हैं इसमें पैसे। ठीक है, तो अवेलेबल क्या रहती है? 24/7। ठीक है, और आपका एक बार कमेंट करें कि RTGS क्या है, 24 घंटे क्या इसकी सुविधा मिलती है। और आप एक बार कमेंट करें NEFT, लास्ट मैंने पढ़ाया था NEFT की सुविधा क्या 24 घंटे 7 दिन रहती है, या फिर किसी एक दिन नहीं रहती, या फिर RTGS की सुविधा 24 घंटे 7 दिन रहती है। क्या 24 घंटे 7 दिन NEFT की सुविधा RTGS की सुविधा रहती है? नहीं, यहाँ ये RTGS क्या था? RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, बड़ी हाई वैल्यू सेटलमेंट है। हाई वैल्यू यहाँ पे बड़ी मात्रा में पैसे यहाँ पर क्या होते हैं? सेटलमेंट किए जाते हैं। तो ये 24 घंटे 7 दिन इसकी सुविधा नहीं रहती, बल्कि मंडे टू सैटरडे रहती है। वीकेंड यानी संडे में ये सुविधा क्या रहती है? बंद रहती है। क्यों? क्योंकि भैया बड़ी लेवल पर यहाँ पे पैसों का स्थानांतरण होता है ना, तो यहाँ पर लोग भी लगते हैं, तो एक दिन छुट्टी यहाँ पर बनती है। और NEFT ये 24 घंटे 7 दिन रहता है। लास्ट मैंने आपको पढ़ाया था, प्लीज़ कमेंट करें। ठीक है, NEFT में क्या है? NEFT में 24 घंटे 7 दिन इसकी सुविधा रहती है। क्यों? क्योंकि ये छोटे छोटे रिटेल में इसका वो होता है, क्या पैसे ट्रांसफ़र होते हैं, खुदरा में ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, तो NEFT और RTGS में ये इस तरह से। और ये आपका IMPS ये भी क्या है? ये अवेलेबल रहता है 24 घंटे 7 दिन रहता है। ठीक है, 24 घंटे 7 दिन रहता है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए यहाँ पे मिनिमम, जैसे मैंने बोला ना पैसे ट्रांसफ़र करने का एक माध्यम है, तो यहाँ पे मिनिमम अमाउंट जो है, यानी कि मिनिमम अमाउंट यानी कि कम से कम कितना पैसा आप भेज सकते हैं? मिनिमम अमाउंट आप 1 रुपया क्या कर सकते हैं? आप भेज सकते हैं।
मैंने आपको बताया था ना आरटीजीएस में क्या है, आरटीजीएस में क्या है, आरटीजीएस में 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए से कम आप आरटीजीएस यानी आरटीजीएस अगर सुविधा आप इसमें ले रहे हैं तो ये 2 लाख रुपए से ऊपर की ही पेमेंट, आप 2 लाख रुपए से शुरुआत यहाँ पे पेमेंट ट्रांसफ़र की होती है। 2 लाख रुपए से कम का ट्रांसफ़र अगर आप कर रहे हैं तो वो आरटीजीएस में आप ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे उस माध्यम से। लेकिन यहाँ आईएमपीएस में क्या है, आईएमपीएस में क्या है, आईएमपीएस में 1 रुपया भी आप ट्रांसफ़र कर पाते हैं। 1 रुपया, इतना छोटा अमाउंट भी खुदरा रिटेल में आप ट्रांसफ़र कर पाते हैं। 1 रुपया भी आईएमपीएस के थ्रू भेज सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमम अमाउंट क्या है, 1 रुपया। अब मैक्सिमम इसमें क्या है, मैक्सिमम अधिक से अधिक कितना भेज सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट, ये मैक्सिमम देखिए मैं MAX डॉट लिख रहा हूँ, कई हिंदी मीडियम वाले बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट कर आप हिंदी, मैक्सिमम मतलब अधिक से अधिक जो राशि है आप कितना भुगतान कर सकते हैं, भेज सकते हैं। हिंदी में बोल रहा हूँ तो अगर नहीं लिखता हूँ तो आप, मैं बोल रहा हूँ तो अपने नोट्स में इसे लिखते भी चलें, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट कितना इसमें कर सकते हैं आप, इसमें 2 लाख रुपए तक, कितने, 2 लाख रुपए तक क्या है भेज सकते हैं। कब, ये 2 लाख रुपए तक आप भेज सकते हैं, कितना, 2 लाख रुपए तक भेज सकते हैं। कब भेज सकते हैं, जब आप किसी की बैंक की डिटेल डालकर भेज रहे हो, बैंक की डिटेल डालकर भेज रहे हो, ठीक है। मतलब क्या है कि जैसे आपको अपने फादर, आप हैं या आपके फादर हैं, आप अपने अकाउंट से आपके फादर के अकाउंट में अगर पैसे ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो आईएमपीएस इस सुविधा के तहत आप कैसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे, ये आप ऐसे ट्रांसफ़र कर पाएंगे। 2 माध्यम है, एक माध्यम तो जो अपने आपके फादर के अकाउंट में, जिस अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र करना है, आपके फादर की बैंक डिटेल हो, जैसे अकाउंट नंबर हो और IFSC कोड हो, ठीक है। ये दोनों का प्रयोग करके क्या है, आप 2 लाख रुपए तक क्या भेज सकते हैं, पैसा भेज सकते हैं, ठीक है। 2 लाख रुपए तक आप एक बारी में क्या भेज सकते हैं, पैसा भेज सकते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर एक मोबाइल नंबर से भी पैसा भेजा जाता है। किससे, मोबाइल नंबर से। मोबाइल नंबर से कितना, 10,000, 10K, ये K मतलब 1000 लिख रहा हूँ, ठीक है। 10K तक मोबाइल नंबर से आप पैसा भेज सकते हैं, मोबाइल नंबर से भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 पार्ट हैं इसके, ठीक है, ये 2 पार्ट। पहला 10 लाख रुपए किस्सा बैंक की डिटेल डालकर, और 10,000 रुपये मोबाइल नंबर से आप भेज सकते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, ये तो बेसिक चीज़ें हो गई आईएमपीएस के बारे में। अब हम देखते हैं कि ये जो आईएमपीएस है ये कैसे काम करता है, हाउ डज इट वर्क्स, ठीक है। तो हाउ डज इट वर्क देखते हैं। नाउ हाउ डज इट वर्क्स, क्या, आईएमपीएस यानी कि जो आईएमपीएस है वो कैसे कार्य करता है, ठीक है। अब आप बच्चों जो हिंदी और इंग्लिश वालों की समस्याओं को थोड़ा मैं सॉल्यूशन यहाँ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी में भी लिख रहा हूँ, इंग्लिश में भी लिख रहा हूँ, ताकि उनकी समस्याओं का समाधान, दोनों लोगों की समस्याओं का समाधान यहाँ पर मिल सके। ओवर हैंड राइटिंग हो जाती है यहाँ पर, कई बार ऐसा होता है कि जो मैं लिखता हूँ बच्चे समझते नहीं, तो मैं इसलिए हर चीज़ों को बोल कर भी रिपीट करता हूँ कि अगर आप लिखा हुआ नहीं समझ पा रहे हैं तो जो मैं लिख रहा हूँ वो बोल भी रहा हूँ, तो आप बोल कर चीज़ों को सुनकर अपने नोट्स में यहाँ पर लिख लें, ठीक है। और कोई समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, और लाइक का बटन दबा दें, और बताएं क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। क्लास कैसी लग रही है इसी के साथ साथ कमेंट भी करें, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोग भी इस क्लास से जुड़ें, ठीक है। तो प्लीज़ ये 3 काम करें, लाइक का बटन दबाएं, कमेंट करें और दोस्तों तक शेयर करें। चलिए अब देखते हैं आईएमपीएस है वो कैसे कार्य करता है। आईएमपीएस कैसे कार्य करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 तरीके हैं, क्या हैं, 2 तरीके हैं इसके काम करने के। कैसे कैसे क्या तरीके हैं, सपोज कर लेते हैं ये कोई भिड़े है, ये कोई एक व्यक्ति है भिड़े नाम का, ठीक है। ये भिड़े नाम का एक व्यक्ति है। ये व्यक्ति क्या कर रहा है, एक मोबाइल खरीदना चाह रहा है, ठीक है। क्या करना चाह रहा है, एक मोबाइल खरीदना चाह रहा है, कितने की, 20,000 रुपये की मोबाइल खरीदना चाह रहा। और ये शॉपकीपर है जेठालाल, शॉपकीपर मतलब दुकानदार,
जेठालाल। तो जेठालाल ये शॉपकीपर दुकानदार, इसकी दुकान से, जेठालाल की दुकान से भिड़े 20,000 रुपये का क्या खरीदना चाह रहा है? एक मोबाइल परचेज करना चाह रहा है। क्या है? एक मिनट, क्या करना चाह रहा है? मोबाइल परचेज करना चाह रहा है। तो अब ये मोबाइल परचेज जो है वो जेठालाल से जो है, ये शॉपकीपर है जेठालाल, इससे भिड़े मोबाइल खरीदना चाह रहा है एक 20,000 रुपये की। ठीक है, अब ये 20,000 रुपये की मोबाइल तो भिड़े ने जेठालाल की दुकान से ख़रीद लिया, लेकिन अब पेमेंट कैसे करेगा? इसकी पेमेंट कैसे करेगा? ठीक है, तो ये पेमेंट क्या है? ये पेमेंट दो माध्यमों से कर सकता है, 2-3 माध्यमों से होता है। पहला, ये पेमेंट मतलब भुगतान इस पैसे का 20,000 रुपये कैसे करेगा? एक तो पहला प्रोसेस ये कर सकता है कि वेब पोर्टल से ट्रांसफ़र करेगा। वेब पोर्टल मैं अभी बता रहा हूँ क्या है हिंदी इसका। ट्रांसफ़र करेगा। वेब पोर्टल का मतलब ये हुआ कि आप इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं, तो इंटरनेट बैंकिंग में जब आप आते हैं तो उसमें यूजर नेम क्या है? यूजर नेम और पासवर्ड डालकर फिर क्या करेंगे? पासवर्ड डालकर क्या करेंगे? इस जेठालाल के अकाउंट की डिटेल वगैरह डालकर पैसे क्या है? ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, दूसरा किस माध्यम से इसको ट्रांसफ़र करेगा? दूसरा किस माध्यम से ट्रांसफ़र कर पाएंगे? दूसरा, आप मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से भिड़े जो है वो जेठालाल को ट्रांसफ़र कर पाएगा। किस माध्यम से? मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप के माध्यम से। जैसे मोबाइल ऐप क्या हो गया? भीम हो गया। ठीक है, SBI पे ऐप हो गया, SBI पे ऐप हो गया। ये आप यूज़ करते हैं ना मोबाइल एप्लीकेशन, भीम एप्लीकेशन, जो UPI के थ्रू जो पेमेंट होती है। ठीक है, तो इसके माध्यम से, दो माध्यम से ये क्या कर पाएगा? भिड़े जो है जेठालाल को क्या करेगा? पेमेंट करेगा। ठीक है, मान लेते हैं इनमें से किसी एक माध्यम से, किसी भी एक माध्यम से जब पेमेंट कर रहा है भिड़े, तो ये प्रोसेस कैसे IMPS का होता है? तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले भिड़े क्या करेगा? यहाँ पर कौन है? अपना भिड़े का कोई अकाउंट है, मान लेते हैं SBI में है। किसमें है? SBI में अकाउंट है भिड़े का। ठीक है, तो SBI में जो अकाउंट है भिड़े का, वो क्या होगा? कैसे वर्क करेगा? अब भिड़े वो NPCI को कमांड देगा। किसको कमांड देगा? एक मिनट, अकाउंट किस में है? अकाउंट भिड़े का अकाउंट किस में है? SBI बैंक में है, SBI में है। ठीक है, अब ये भिड़े किसको कमांड देगा? ये बीच में कौन है? यहाँ कौन किसको कमांड देगा? एक बेसिक आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, किसको कमांड देगा? कौन मैनेज करता है इस IMPS को? मैनेज कौन करता है? NPCI मैनेज करता है ना। कौन करता है मैनेज? NPCI। NPCI मतलब क्या? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कौन है ये? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो NPCI जो है आपका, ये जब भिड़े क्या करेगा? भिड़े NPCI को क्या करेगा? कमांड देगा, मैसेज देगा। क्या? जब अपने अकाउंट से यहाँ पर इस, या फिर यूजर नेम पासवर्ड डालकर, या फिर UPI ऐप के थ्रू जब पैसे ट्रांसफ़र करेगा, तो जैसे ही पैसे भिड़े ट्रांसफ़र करेगा, तो इसके अकाउंट में, इस SBI अकाउंट में जो भी इसके अकाउंट में पैसे रहेंगे, उनमें से 20,000 रुपये NPCI क्या करेगा? NPCI ले लेगा। ठीक है, काट लेगा। और काट कर क्या करेगा? काट कर, मान लेते हैं जेठालाल का कोई एक्सिस बैंक का अकाउंट है, एक्सिस बैंक। ठीक है, एक्सिस बैंक का अकाउंट है जेठालाल का, तो NPCI क्या करेगा? इसके अकाउंट से 20,000 रुपये काट कर क्या करेगा? उसके किसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा? जेठालाल के अकाउंट में यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देगा। अब देखिए इस बात को, अब ये तो बेसिक चीज़ें हैं ना। मैनेज कर रहा है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कौन मैनेज कर रहा है? NPCI। जब भिड़े के अकाउंट से यहाँ पर 20,000 रुपये ट्रांसफ़र करेगा, तो इसका क्या करेगा? NPCI क्या करेगा? NPCI यहाँ पे फीस भी लेगा। किस चीज़ की फ़ीस लेगा? ट्रांसफ़र फीस लेगा। तो यहाँ NPCI क्या लेगा? यहाँ NPCI ट्रांसफ़र फी भी लेगा,
लेगा। कितना हो सकता है वो अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 20,000 भेज रहा है तो उस पर जो अमाउंट हो सकता है, तो 5-10 रुपये जो भी अमाउंट होगा वो अलग अलग अमाउंट के साथ अलग अलग होता है। ये अब ये पढ़ने का विषय नहीं है कि क्या कितना लेगा, ये ट्रांसफ़र फीस लगता है। एनपीसीआई यहाँ पर ट्रांसफ़र फीस लेता है। तो एनपीसीआई क्या करेगा, बीडे से ट्रांसफ़र फीस लेगा, उसके बाद ट्रांसफ़र करेगा किसमें, जेठालाल के अकाउंट में। तो ये तो क्या है, ये तो एक पहला प्रोसेस रहा, ठीक है। ये क्या है, ये पहला प्रोसेस रहा। अब देखिए दूसरा भी एक प्रोसेस है, ठीक है। अब दूसरा प्रोसेस पेमेंट करने, यानी कि भिड़े ने तो सबसे पहले किस, या फिर मोबाइल ऐप के थ्रू किया या वेब पोर्टल के थ्रू पेमेंट करना चाहा, तो ये तो इस तरह से पेमेंट हो गई। अब एक दूसरा भी प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस क्या है, सेकेंड प्रोसेस क्या होगा, देखिए अगर भिड़े का बैंक अकाउंट मान लेते हैं नहीं है, यहाँ तो बैंक अकाउंट है ना भिड़े का, वेब पोर्टल से कर रहा है, मोबाइल ऐप से भीम वगैरह से कर रहा है, तो अगर मान लेते हैं भिड़े का क्या मतलब एसबीआई एप्लीकेशन से कर रहा है, मान लेते हैं ये, तो यहाँ पे तो उसका बैंक अकाउंट है, अपने अकाउंट से एसबीआई वाले ट्रांसफ़र कर रहा है इसके जेठालाल के एक्सिस बैंक में। लेकिन मान लेते हैं कि भिड़े को एक मोबाइल ख़रीदना है 20,000 रुपये का, ये 20,000 की मोबाइल ख़रीदनी है और उसका जो है बैंक अकाउंट है नहीं, ठीक है। तो ऐसे में वो सेकेंड प्रोसेस से भी पेमेंट करेगा। मतलब बैंक अकाउंट नहीं है तो ये मत मान कर चलिए मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आपको वो कैश दे देगा ले जाके, कैश तो वो अलग बात है। एक दूसरा भी प्रोसेस होता है, क्या प्रोसेस है कि अगर भिड़े का बैंक अकाउंट नहीं है तो वो किसके थ्रू, फ़ोन पे जैसे एप्लीकेशन का यूज़ करके पेमेंट करेगा। फ़ोन पे अगर मैं थोड़ी हिंदी सही से लिखता हूँ, बच्चों को समझ में आनी चाहिए, क्योंकि 2-1 बच्चे कहते हैं अगर भिड़े का बैंक अकाउंट नहीं है तो क्या होगा, तो वो किस तरह से पेमेंट करेगा, वो फ़ोन पे जैसे एप्लीकेशन का प्रयोग करके, यूज करके, अभी देखो प्रयोग करके पेमेंट करेगा। अब कैसे करेगा वो मैं अभी बताता हूँ। पेमेंट करेगा और वो कैसे करेगा, एक इसमें पेज है, एक इसमें चीज़ें हैं जो पढ़ने वाली हैं। देखिए अगर भिड़े का बैंक अकाउंट नहीं है तो वो फ़ोन पे जैसे एप्लीकेशन का, अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताने वाला था इसलिए मैं बीच में रोक रहा था। देखिए जैसे मैंने हिंदी में इसे लिखा, अगर भिड़े का बैंक अकाउंट नहीं है तो पेमेंट, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए तो ठीक है, आसान हो जाता है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो हिंदी बोलचाल की लैंग्वेज है, वो हिंदी में समझ जाते हैं, तो इसका इंग्लिश में कन्वर्जन वो अपने माइंड में कर लेते हैं। लेकिन इंग्लिश जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए दिक्कत ये होती है, अगर यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया जाए तो वो हिंदी में इसको कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जबकि इंग्लिश वाले जो है, इंग्लिश मीडियम वाले जो हिंदी है उसका इंग्लिश में कन्वर्जन अपने माइंड में सोच लेते हैं। तो यही वजह है कि इसको हिंदी में यहाँ पर लिखा जा रहा है, ठीक है। तो क्या है, अगर भिड़े का बैंक अकाउंट नहीं है तो वो फ़ोन पे जैसे एप्लीकेशन का प्रयोग करके पेमेंट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे ये प्रोसेस होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ भिड़े अपने फ़ोन पे अकाउंट से क्या करेगा, 20,000 रुपये, यहाँ पे मान लेते हैं ये फ़ोन पे अकाउंट है भिड़े का, 1 मिनट, भिड़े का ये क्या है, फ़ोन पे अकाउंट है, ठीक है, फ़ोन पे का। अब यहाँ भिड़े क्या करेगा, भिड़े अपने फ़ोन पे अकाउंट से क्या करेगा, फ़ोन पे अकाउंट से 20,000 रुपये ट्रांसफ़र करेगा, किसको, 20,000 रुपये किसको ट्रांसफ़र करेगा, जेठालाल के फ़ोन पे अकाउंट पे, ठीक है। यहाँ क्या करेगा, जेठालाल के फ़ोन पे अकाउंट पर यहाँ पे क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। अब जो है वही इमीडिएटर वाली भूमिका वही होगी, यहाँ बीच में एनपीसीआई, ठीक है। और यहाँ पर वो क्या करेगा, यहाँ ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये आ जाती है, जो 20,000 रुपये तो फ़ोनपे पे ट्रांसफ़र करेगा, अब जेठालाल के फ़ोन पे अकाउंट पे आ गया, यानी स्कैनर वगैरह देकर भिड़े
जो है किसी स्कैनर, आप जानते हैं ना, स्कैनर के माध्यम से यहाँ पे अपने फ़ोन पे अकाउंट है, बैंक अकाउंट नहीं है, फ़ोन पे अकाउंट है, तो स्कैनर भी जेठालाल का एक स्कैनर होगा, स्कैन करके उसने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया फ़ोन पे अकाउंट पे जेठालाल के। अब जेठालाल जो है, जेठालाल क्या करेगा, अगर जेठालाल इस फ़ोन पे अकाउंट वाला जो उस पर पैसा पड़ा है वो अपने फ़ोन पे अकाउंट से किस पे ट्रांसफ़र करना चाहेगा, अगर किस पे ट्रांसफ़र करना चाहेगा, अगर अपने बैंक अकाउंट में, अगर जेठालाल अपने फ़ोन पे अकाउंट का पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहेगा, बैंक अकाउंट में स्थानांतरण करना चाहेगा, भेजना चाहेगा, ट्रांसफ़र करना चाहेगा, तो क्या होगा, चाहेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, जो फ़ोन पे वाले हैं वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे फीस लगाएंगे, चार्जेस लगाएंगे। किस लिए यहाँ पे चार्जेस लगाएंगे, किस, यहाँ पर जेठालाल पर चार्जेस लगाएंगे। जैसे मान लेते हैं 20,000 रुपये ट्रांसफ़र करने हैं, तो उस पर कुछ रुपए यहाँ पर क्या है लगा, फ़ोन पे वाले काटेंगे, तब जाकर जेठालाल के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। यानी एक्सिस बैंक अगर उसका है, जो भी बैंक हो, तो करना चाहेगा, तो क्या होगा, तो फ़ोन पे क्या करेगा, फ़ोन पे यहाँ पर क्या करता है, जेठालाल के फ़ोन पे बैलेंस से क्या करेगा, बैलेंस से क्या कर लेगा, चार्जेस काटेगा, फी लगाएगा, से फीस लगाएगा, ठीक है, फीस लगाएगा। बात को समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ जो मर्चेंट है, ठीक है, यहाँ पे जो शॉपकीपर है आपका जेठालाल है, उस पर यहाँ पर क्या होती है, दिक्कत है। अब कई बार होता है ना, कई बार आप जाते हैं, कई बार शॉपकीपर लेने से मना कर देता है पेमेंट, ऐसी पेमेंट कहेगा कि नहीं आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, इस पर नहीं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे इसको दिक्कत ये आती है कि वहाँ तो पहली वाली कंडीशन में तो कौन सफ़र कर रहा होता है, यहाँ पे तो भीड़ कस्टमर सफ़र कर रहा होता है, कस्टमर से अकाउंट में क्या है, ट्रांसफ़र करने पे फीस लगाई जाती है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सफ़र जेठालाल कर रहा है, जो दुकानदार है, शॉपकीपर है, और यही वजह है कई बार शॉपकीपर मना करते हैं लेने से, ठीक है। तो ये ओवरऑल कुछ चीज़ें रहीं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, IMPS को देखा और IMPS कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखा, ठीक है। अब देखते हैं अगला एक टॉपिक आता है, एक नया टॉपिक आता है, एक नया टॉपिक नहीं है, इसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। अच्छा, जो इंडेक्स मैंने लिखवाया था, आप एक बार इंडेक्स जो मैंने लिखवाया था, इंडेक्स के हिसाब से हम चीज़ों को चल रहे हैं, ठीक है। इंडेक्स में आप मिलाना, ये हर टॉपिक जो इंडेक्स में लिखवाया गया है उसी सीक्वेंस में हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और शेयर करें अपने दोस्तों को, और ये भी लिखें कि चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर समझ में आ रही हैं तो जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं, सब लोग से एक रिक्वेस्ट है, जितने लोग क्लासेस करते हैं वो कमेंट जरूर करें। आप प्लीज़ कमेंट लाइक जरूर करें, आप उसे छोड़े ना। अगर आप क्लास कर रहे हैं तो शांति से ना करें, एक बार कमेंट करके शोर मचाएं कि हाँ क्लासेस आप कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब एक आपका कीवर्ड आता है, कीवर्ड एसोसिएट, आप ये कीवर्ड आता है वो हम थोड़ा सा देखते हैं कि क्या है, कैसे है। एक कीवर्ड आता है इंटरऑपरेबिलिटी। क्या है, मैंने इंडेक्स में लिखवाया भी था, इंटरऑपरेबिलिटी, ठीक है। ये इंटरऑपरेबिलिटी क्या है, ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, पारस्परिकता। क्या बोलते हैं हिंदी में, पारस्परिकता, ठीक है। अब ये इंटरऑपरेबिलिटी क्या है, कैसे, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब हिंदी में पहले समझिए। पारस्परिकता का मतलब है कि विभिन्न प्लेटफॉर्म पर निर्बाध रूप से काम करने की क्षमता। मतलब
कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे बिना किसी रोक टोक के, निर्बाध का है बिना किसी रोक टोक के, हिंदी मतलब अगर हिंदी मीडियम को निर्बाध समझ नहीं आ रहा है तो टिपिकल अगर लग रहा है तो इसका मतलब है बिना किसी रोक टोक से काम करने की क्षमता। इसी को क्या बोलते हैं? पारस्परिकता। ठीक है, अब इंग्लिश में इंटरऑपरेबिलिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? एबिलिटी टू सीमलेसली वर्क अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म। क्या बोलते हैं? एबिलिटी, एक मिनट, एबिलिटी टू सीमलेसली वर्क अक्रॉस डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। अब हिंदी और इंग्लिश वालों की दिक्कत समझ खत्म हो रही है थोड़ी बहुत? कमेंट करके बताएं अगर हो रही है तो। ठीक है, तो इंटरऑपरेबिलिटी की मीनिंग ये है। अब क्या है इसका, कैसे कनेक्ट करता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब क्या निकल रहा है, कैसे ये किससे जुड़ा है, ये पेमेंट सिस्टम से कैसे जुड़ा है वो मैं आपको बताता हूँ। इसकी मीनिंग ये है, इसका मतलब ये है, इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब ये है, मीन्स मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि फ़ोन पे अकाउंट का पैसा किसी अदर अकाउंट में ट्रांसफ़र जो है करने की जो सुविधा होती है। ठीक है, इसी को इंटरऑपरेबिलिटी कहते हैं। लेकिन बात को समझिएगा। ठीक है, बात को क्या है समझिएगा। ठीक है, अब इंटरऑपरेबिलिटी इन सब चीज़ों में नहीं है। इन सब चीज़ों में जो ट्रांसफ़र आप पैसे कर रहे हैं उनमें इंटरऑपरेबिलिटी नहीं है, यानी विभिन्न प्लेटफॉर्म पर निर्बाध रूप से ये काम करने की क्षमता नहीं है। कैसे? मतलब समझिए, मतलब इसका एक बार लिखिए। मतलब ये है कि फ़ोन पे अकाउंट मान लेते हैं, फ़ोन पे, अब पहले एक बार मीनिंग लिखाने से पहले मैं आप चीज़ों को समझा देता हूँ क्या है चीज़ें। एक मिनट, नहीं, मैं इसकी मीनिंग ही पहले आपको लिखवाता हूँ, उसके बाद मैं आपको चीज़ों को समझाता हूँ। मतलब आप ये समझ लीजिए कि फ़ोन पे, एक मिनट, फ़ोन पे अकाउंट, फ़ोन पे जो आपका अकाउंट है, आपका वो बैंक अकाउंट नहीं, ये फ़ोन पे अकाउंट है। फ़ोन पे अकाउंट का पैसा कोई ऐसी मोबीक्विक, आपने सुना होगा मोबीक्विक का एप्लीकेशन। ठीक है, ये भी क्या है? मोबीक्विक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पे हम कह सकते हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर क्या कह सकते हैं? फ़ोन पे के बैलेंस का प्रयोग, फ़ोन पे के बैलेंस का मतलब फ़ोन पे अकाउंट पे जो आपका बैलेंस पड़ा है, आप जो फ़ोन पे यूज़ करते हैं, कई बार यहाँ पे फ़ोन पे में कैशबैक वगैरह आपको मिलता है ना, कैशबैक मिलता है, और कहीं पेमेंट करते हैं पॉइंट्स मिलते हैं। तो ये जो आपका पॉइंट है फ़ोन पे वो बैलेंस आपका मान लेते हैं आपका 2000 रुपये पड़ा है, या 5000 रुपये पड़ा है, या फिर 100 रुपये, 50 रुपये पड़ा है। तो ये जो फ़ोन पे के बैलेंस है, आपके अकाउंट का बैलेंस नहीं, फ़ोन पे एप्लीकेशन का जो बैलेंस है, इस बैलेंस का प्रयोग जो है, फ़ोन पे के बैलेंस का प्रयोग इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी कि बिजली का जो बिल है, या इंश्योरेंस बिल है, आपका इंश्योरेंस बिल है, ठीक है, के भुगतान की पेमेंट में, यानी के भुगतान में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बात को समझिएगा यहाँ पर। अब मैं आपको बताता हूँ, मतलब ये है इसका कहने का, जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया मैंने, यहाँ पर जो पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है वो फ़ोन पे अकाउंट से फ़ोन पे अकाउंट पर ही हो रहा है। अब भिड़े अगर कहे, यहाँ पर इंटरऑपरेबिलिटी में ये दिक्कत थी कि भिड़े अगर कहे कि फ़ोन पे का जो पैसा है वो मैं आपका मोबीक्विक एप्लीकेशन पे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ अपने, तो ये नहीं हो पाएगा, ये सिस्टम ही नहीं था, आप ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे, ये रूल ही नहीं था। कहने का मतलब फ़ोन पे अकाउंट का जो पैसा है, जान लीजिए भिड़े के फ़ोन पे अकाउंट में आपका 50,000 रुपये पड़े हैं, या फिर 2,000 रुपये पड़े हैं, तो 2,000 रुपये जो पड़े हैं, ये अगर जेठालाल चाहे कि वो अपने मोबीक्विक अकाउंट में मंगाए तो वो नहीं हो पाएगा। क्यों? ये सिस्टम नहीं है।
ठीक है, ये सिस्टम नहीं था, नहीं मतलब ओवरऑल। ठीक है, अब चलिए देखिए ये क्या है, तो इसी को कहते हैं कि फ़ोन पे अकाउंट का पैसा मोबीक्विक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते और फ़ोन पे के बैलेंस का प्रयोग इलेक्ट्रिसिटी बिल, इंश्योरेंस बिल के भुगतान में नहीं कर सकते, जो कैशबैक वगैरह से आता है। एक सीधे तौर पे मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ये समझिए कि ये मानकर चलिए कि आप सपोज दैट कि आप ये टाटा स्काई का रिमोट है, टाटा स्काई का रिमोट है, ये टाटा स्काई का रिमोट है। ठीक है, टाटा स्काई समझते हैं ना, वो जो डिश टीवी है टाटा स्काई। अब ये टाटा स्काई का जो रिमोट है, ये रिमोट आप सिर्फ टाटा स्काई के किस पे, टाटा स्काई का जो आपका वो आता है, आप ये कह सकते हैं टाटा स्काई का जो बैंड आता है, टाटा स्काई का जो रिमोट टाटा स्काई के लिए ही यूज कर पाएंगे। ठीक है, किसके लिए यूज कर पाएंगे, टाटा स्काई का रिमोट टाटा स्काई के लिए ही यूज कर पाएंगे, स्काई के लिए ही यूज कर पाएंगे। टाटा स्काई का रिमोट जो है, अगर आप चाहे टाटा स्काई का रिमोट इधर डिश टीवी के लिए यूज़ करें, कोई दूसरी कंपनी के लिए यूज़ करें तो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर क्या है, किसी दूसरी कंपनी के लिए नहीं कर पाएंगे, दूसरी कंपनी के लिए क्या कर पाए, नहीं कर पाएंगे, के लिए नहीं कर पाएंगे। ये इस तरह से समझिए, नहीं कर पाएंगे। बात समझ रहे हैं क्या मैं बोल रहा हूँ, मतलब कहने का है यही कि फ़ोन पे है तो फ़ोन पे का फ़ोन पे से ही होगा, फ़ोन पे का दूसरे किसी में ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक है, कहने का यही एग्जांपल मैं समझाना चाह रहा था कि टाटा स्काई का रिमोट जो है वो टाटा स्काई के लिए ही यूज कर पाएंगे, डिश टीवी और के लिए नहीं यूज कर पाएंगे। उसी तरीके डिश टीवी का डिश टीवी के लिए ही यूज कर पाएंगे टाटा स्काई। तो कहने का मतलब ये है कि ये इस तरह से क्या है, ये इसी को बोलते हैं, ये क्या है, ये इंटरऑपरेबिलिटी, पारस्परिकता, विभिन्न प्लेटफॉर्म पर निर्बाध रूप से काम करने की क्षमता, ये है जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। ये निर्बाध रूप से काम करने की क्षमता है नहीं, इसे क्या कहते हैं कि पारस्परिकता नहीं है, लैक ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी। इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे लैक ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी। ठीक है, क्या कहेंगे, पारस्परिकता की कमी, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, पारस्परिकता का अभाव या कमी। ठीक है, तो ये पारस्परिकता की आपकी जो क्या है, ये कमी से कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, पारस्परिकता की आपकी कमी। ठीक है, अब चलिए देखिए इससे क्या दिक्कत हुई, इससे क्या प्रॉब्लम हुई, यानी कि ये आप एक जगह का पैसा फ़ोन पे का फ़ोन पे में ही ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं, या फिर आप एक जगह का पैसा एक जगह उसी प्लेटफॉर्म पे दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं और अन्य जगहों पर नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, इससे डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा नहीं मिला। इससे क्या हुआ, इससे डिजिटल इकोनॉमी हतोत्साहित हुई, इकोनॉमी को बढ़ावा नहीं मिला। ठीक है, अब आप जानते हैं कि जब इस तरह के निर्बाध रूप नहीं होंगे, मतलब इसमें बैन लगा रखा है कि फ़ोन पे का जो पैसा है, फ़ोन पे बैंक बैलेंस का, वो फ़ोन पे में ही सिर्फ हो पाएगा और दूसरे में नहीं होगा, आप पेटीएम में नहीं होगा या फिर और एप्लीकेशन में नहीं होगा। तो ये क्या है, इससे रोक लग रहा है ना, डिजिटल इकोनॉमी, ऑनलाइन जो आप ट्रांसफ़र करें इसमें रोक आ रही है। डिजिटल इकोनॉमी मतलब डिजिटल अर्थव्यवस्था में यहाँ पे निर्बाध रूप से काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इससे डिजिटल इकोनॉमी बढ़ावा नहीं मिला। अब देखिए इसमें क्या हुआ, यहाँ पर क्या है, ये कौन करता था, ये किसके थ्रू है, ये एनपीसीआई मैनेज करता है ना, कौन करता है मैनेज, यहाँ पर एनपीसीआई मैनेज करता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मैनेज करता है इसको ना, प्रबंधन करता है इसका। अब लेकिन जो ये सिस्टम था यहाँ पे आप नहीं ट्रांसफ़र कर पाओगे, ये सिर्फ फ़ोन पे का फ़ोन पे में ही ट्रांसफ़र कर पाओगे, मोबीक्विक का मोबीक्विक में ही कर पाओगे बैलेंस। तो अब क्या किया, आरबीआई ने यहाँ पे दखल देना शुरू किया इस मामले में। क्या किया यहाँ पर, नोट के तौर पर आप क्या किया इसमें, यहाँ पर आरबीआई ने दखल दिया इस मामले में,
इस मामले में। अब देखिए आरबीआई ने इस मामले में दखल दिया। अब आपके मन में ये आ रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कि इसका प्रबंधन तो कौन करता है? एनपीसीआई करता है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करता है, ये वाला बंदा करता है, ये इसका प्रबंधन मैनेज करता है। तो आरबीआई क्यों इसमें बीच में घुस रहा है? आरबीआई की इतनी हैसियत क्यों है? कहाँ से हो गई कि इसमें घुसने की? तो आप ये कान खोलकर सुन लें, यहाँ पर आरबीआई दखल दिया इस मामले में। क्यों? अब आप यही सोच रहे होंगे ना, प्रबंधन तो एनपीसीआई करता है। तो आप ये कान खोलकर सुन ले कि भाई जो आरबीआई है, आरबीआई कैसे इसमें दखल दे सकता है कि आरबीआई के पास पावर दिया गया। आरबीआई को क्या है? पावर है, दखल दिया। तो इसमें क्या है? आप लिखिए, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? दखल दिया, आरबीआई के पास पावर है, पावर शक्ति है, पावर है। किस चीज़ की पावर है? आरबीआई के पास पावर है, ऑब्लिक आरबीआई को पावर दी गई है, आरबीआई को शक्ति दी गई है, पावर दी गई है। किस चीज़ की? आरबीआई को पावर दी गई है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत। किसके तहत? पेमेंट, आरबीआई को पावर दिया गया है, आरबीआई को पावर दिया गया है। किसके तहत पावर दिया गया है? ये पावर है, बात को सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेमेंट एंड, अभी इसकी हिंदी में बता रहा हूँ, एंड सेटलमेंट, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट किस ईयर में? 2007। ठीक है, तो आरबीआई को पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत क्या है? इसको पावर मिली है कि ऑनलाइन जितनी भी पेमेंट हो रही है उस पर आरबीआई कानून बनाएगा। बात को समझिए, मैंने कहा था ना, बैंकर्स ऑफ बैंक ये है, बैंकों का बैंक है, ये सबसे ऊपर है आरबीआई। तो इसको क्या है? इसको पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के थ्रू 2007 के थ्रू इसको क्या है? पावर मिली है। क्या है इसकी हिंदी? पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट की। पेमेंट मतलब भुगतान, भुगतान एवं, एंड मतलब एवं, और निपटारा, सेटलमेंट मतलब निपटारा, भुगतान एवं निपटारा प्रणाली, प्रणाली, कानून या अधिनियम, अधिनियम 2007, इसकी हिंदी ये है। तो क्या है भैया? आरबीआई के पास पावर है, आरबीआई को पावर दिया गया है, किसके द्वारा? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, भुगतान एवं निपटारा प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत आरबीआई को, इसके तहत क्या है? इसके तहत एक मिनट में थोड़ा सा सही लिखता हूं। इसके तहत आरबीआई को कानून, किस पर कानून बनाने का हक है? आरबीआई को ऑनलाइन जितनी भी पेमेंट, यानी भुगतान, जितना भी भुगतान हो रहा है, जितनी भी पेमेंट हो रही है उस पर आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई कानून बना पाएगा। ठीक है, तो ये भुगतान एवं निपटारा प्रणाली कानून 2007 के तहत क्या है? आरबीआई को क्या मिला है? दखल दिया। मैं क्या पढ़ा रहा था आपको पढ़ा रहा था ना, क्या था कि आपको ये फ़ोन पे वाला फ़ोन पे पर ही ट्रांसफ़र कर पाएगा, मोबीक्विक पे नहीं कर पाएगा, या फिर मोबीक्विक वाला मोबीक्विक पे ही कर पाएगा। तो इस पर क्या था? पहले ये था, इस पर पारस्परिकता की कमी थी, लैक ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी थी, और इससे डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा नहीं मिल रहा था। तो आरबीआई इसमें दखल देना शुरू किया। यहाँ पर आरबीआई ने दखल दिया। किसके तहत दखल दिया? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, भुगतान एवं निपटारा प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत आरबीआई ने इसमें दखल दिया। ठीक है, दखल देकर क्या किया? अब आगे देखिए, इस पर दखल दिया, दखल देकर आपका आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई ने भाई क्या किया? आरबीआई ने अब दखल देना शुरू किया और कहा कि एक ऐप से पैसे दूसरे ऐप में धीरे धीरे ट्रांसफ़र करने की प्रोसीजर को स्ट्रॉन्ग बनाना है। बात को समझिएगा, आप इसको नोट डाउन करिए। आरबीआई ने अब क्या किया?
इस कानून के तहत आरबीआई ने क्या किया? इस कानून के तहत आरबीआई ने दखल दिया और क्या कहा? और कहा कि एक एप्लीकेशन से पैसे जो हैं, एक एप्लीकेशन से पैसे दूसरे एप्लीकेशन में क्या हो सकते हैं? में धीरे धीरे ट्रांसफर होगा। मतलब एप्लीकेशन में ट्रांसफर होगा। ठीक है, कब कहा? किस ईयर में ये कहा? ये अक्टूबर 2018 में। कब कहा? अक्टूबर 2018 में आरबीआई ने क्या किया? ये कहा कि इस कानून के तहत अब क्या किया उन्होंने? बदलाव कर दिए। पहले क्या था? पहले ये था कि सिर्फ क्या था भाई? पहले ये था कि सिर्फ पैसा आपका फ़ोन पे से फ़ोन पे में जाएगा, मोबीक्विक से मोबीक्विक में जाएगा। मतलब आपका वही कहना है, टाटा स्काई वाला टाटा स्काई का यूज कर पाएगा, और रिमोट और आपका डिश टीवी वाला डिश टीवी। अब इसमें ऐसा नहीं रहा। अब इन्होंने कहा कि भैया अब इसको निर्बाध रूप से चालू करो। ठीक है, किस रूप में? आपका इंटरऑपरेबिलिटी यहाँ पर लागू हुई। क्या हुई? इंटरऑपरेबिलिटी यहाँ पर लागू हुई पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के थ्रू 2007 के तहत। और कहा कि भैया इस कानून के तहत आरबीआई ने दखल दिया और कहा कि एप्लीकेशन से पैसे दूसरे एप्लीकेशन में ट्रांसफर होंगे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया? इन्होंने लेकिन क्या किया? लेकिन यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें भी लगाई इसके साथ आरबीआई ने। क्या? लेकिन साथ में कोई परेशानी ना हो, तो इसके लिए क्या किया आरबीआई ने एक गाइडलाइन भी जारी की। कि इंटरऑपरेबिलिटी के लिए क्या हो कि कस्टमर का जो फुल केवाईसी है वो किया जाए, और पैसे कहीं फंसे अगर कस्टमर के, तो उसके लिए ग्रीवेंस भी डालने का ऑप्शन कस्टमर के पास हो। तो अभी मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। एक बार आप लिखिए क्या है भाई कि इसमें क्या किया? लेकिन साथ में कोई परेशानी ना हो, प्रॉब्लम ना हो, अगर साथ में कोई परेशानी ना हो तो क्या किया? तो आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई ने एक गाइडलाइन जारी की। आरबीआई ने एक गाइडलाइन जारी की। ठीक है, अब इस गाइडलाइन में क्या कहा? गाइडलाइन में क्या कहा कि इंटरऑपरेबिलिटी के लिए, मतलब इंटरऑपरेबिलिटी यानी आपका इंटरऑपरेबिलिटी। क्या मतलब है इंटरऑपरेबिलिटी का? पारस्परिकता। यानी कि इंटरऑपरेबिलिटी यानी पारस्परिकता के लिए कस्टमर का क्या कराया जाएगा? कस्टमर का फुल केवाईसी क्या कराया जाएगा? फुल केवाईसी, नो योर कस्टमर। केवाईसी क्या होता है? केवाईसी अभी बताता हूं। फुल केवाईसी की जाए, ये कहा। और साथ में क्या कहा? जैसे आप ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यहाँ से आपने फ़ोन पे से किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे शेयर किया और पैसा फंस गया, अगर मतलब यहाँ से निकला इनके पास नहीं पहुँचा, तो ऐसे में कस्टमर तो परेशान होगा ना। तो आरबीआई ने कहा कि इंटरऑपरेबिलिटी के लिए कस्टमर की फुल केवाईसी कराई जाए, और इसके साथ साथ कस्टमर परेशान ना हो। अगर पैसा कहीं फंसता है तो कस्टमर परेशान ना हो, उसके लिए एक सिस्टम क्या लेकर आए? वो ग्रीवेंस डाल सके। क्या? ग्रीवेंस डाल सके। क्या कहा? पैसा फंसे ना, केवाईसी की जाए, और पैसा फंसे अगर, तो क्या कहा? तो कस्टमर की क्या की जाए? कस्टमर क्या कर सकता है? कस्टमर उसके लिए ग्रीवेंस डाल सकता है। क्या डाल सकता है? कस्टमर क्या डाल सकता है? ग्रीवेंस डाल सकता है। ठीक है,
ग्रीवेंस का मतलब आप ये कह सकते हैं एक कंप्लेन कर सकता है, एक कंप्लेन आप कह सकते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। तो इसके लिए क्या कंप्लेन डाल सकता है, कंप्लेन कर सकता है ऑनलाइन ही, ठीक है, यानी कि इसकी शिकायत कर सकता है, शिकायत ग्रीवेंस डाल सकता है। तो ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ इंटरऑपरेबिलिटी, पारस्परिकता। अब क्या हुआ, पहले तो क्या था, पहले क्या था, पहले निर्बाध रूप से नहीं काम करता था ना, निर्बाध रूप से एक जो फ़ोन पे वाला है फ़ोन पे में ही कर सकता था। लेकिन अब क्या हुआ, अब जो आया 2000 आपका अक्टूबर 2018 जब आरबीआई ने ये इंटरफेयर किया इसमें, तो इसके बाद क्या हुआ, ये विभिन्न प्लेटफॉर्म पर निर्बाध रूप से काम करने की क्षमता जो है वो बढ़ गई, ठीक है। लोगों इसकी विभिन्न एप्लीकेशन की क्षमताएं बढ़ गई, कोई यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर सकता है। अब यहाँ डिजिटल इकोनॉमी को भी क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा, क्या होगा, डिजिटल इकोनॉमी आपकी बढ़ेगी, ठीक है। ये ओवरऑल कुछ चीज़ें रहीं, ठीक है। तो आपको, मुझे उम्मीद है कि चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बिल्कुल आसान शब्दों में, इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब एक टॉपिक और देखते हैं, एक टॉपिक और देखते हैं कि क्या है ये हेडिंग आपकी होगी। ये देखिए इंडेक्स में हर एक टॉपिक के हिसाब से चल रहा हूँ मैं, एक एक इंडेक्स में इसी अकॉर्डिंग ही इंडेक्स आपका वहाँ मेंशन कराया गया है, ठीक है। आपका है सेमी क्लोज्ड पीपीआई 2019, ठीक है। ये सेमी क्लोज्ड पीपीआई 2019 जो है ये आरबीआई लेकर आया था। क्या था सेमी क्लोज्ड पीपीआई 2019, ये हम देखते हैं। हिंदी में सेमी क्लोज्ड पीपीआई को बोलते हैं, पीपीआई मतलब होता है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। पीपीआई का मतलब होता है सेमी क्लोज्ड, इंग्लिश पीपीआई का ये है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। हिंदी में सेमी क्लोज पीपीआई को बोलते हैं क्या, अर्धबंद प्रीपेड भुगतान उपकरण। क्या बोलते हैं, अर्धबंद प्रीपेड भुगतान उपकरण। अब देखिए बात को समझिएगा, ये जो अर्धबंद प्रीपेड भुगतान उपकरण है, मैं इसीलिए हिंदी, देखिए ये हिंदी आपके सामने इसकी क्या है, अर्धबंद प्रीपेड भुगतान उपकरण। लेकिन यूपीएससी जब आपके सामने मान लेते हैं इसको, इसकी ट्रांसलेशन गूगल से करके कुछ और दे दिया, ट्रांसलेट करके देखते हैं तो ये तो एज इट इज बना ही रहेगा, ये तो पेपर में आएगा ही आएगा, ये सत्य है। इंग्लिश वाला तो इंग्लिश में ऐसे ही रहेगा, लेकिन हिंदी वाले में बदलाव हो सकता है। इसीलिए बोलते हैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए कि आप इंग्लिश के जो कीवर्ड हैं उसको पढ़ते चले, समझते चलें। सेमी क्लोज पीपीआई भी दिमाग में बैठा ले कि इसको अर्धबंद प्रीपेड भुगतान का उपकरण को क्या बोलते हैं, सेमी क्लोज पीपीआई। अगर आपके सामने क्या आ रहा, पेपर में आ रहा है, इसको किसी और शब्दों में दे दिया तो ट्रांसलेट करते हैं ना, मीनिंग कुछ और निकल आई, वहाँ तो कुछ और ही दे रहे हैं वो। यही तो दिक्कत है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ हो रही है। अब क्या कर सकते हैं, कमीशन कर रहा है ऐसा तो कर रहा है, इसके लिए क्या ही कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अर्धबंद प्रीपेड भुगतान उपकरण, इसकी इंग्लिश अगर आप समझे रहेंगे तो इंग्लिश वाले पेज पे अगर आपकी नज़र तुरंत जाएगी तो आप समझ जाएंगे सेमी क्लोज पीपीआई का मतलब, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात आप दिमाग खोल कर रख लें कि इंग्लिश के जो कीवर्ड्स हैं उन पर भी थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि आपका ये अर्ध प्रीपेड भुगतान उपकरण है क्या, ठीक है। देखिए प्रीपेड इससे पहले से ये 2019 में आरबीआई लेकर आया था, लेकिन इससे पहले क्या था, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। क्या था, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, ये काम किया करता था। पीपीआई क्या क्या काम करता था, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, सॉरी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। मतलब 2019 से पहले, 2019 से पहले क्या होता था, 2019 से पहले क्या यूज़ होता था, पीपीआई यूज होता था, सेमी नहीं था, सेमी क्लोज्ड नहीं था, ये पीपीआई से पहले पीपीआई प्रयोग होता था। अब ये पीपीआई क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ, डरिए मत, एकदम बिल्कुल खोल के रख दूंगा आपके सामने, ठीक है। पीपीआई क्या है एक बार देखते हैं, ये है क्या,
एक मिनट, क्या है पीपीआई? पीपीआई क्या है? देखिए, इसको आप कह सकते हैं मनी स्टोरेज एंड ट्रांसफर टूल है। क्या है ये? क्या है? इसमें पैसा शॉपिंग करने और दोस्तों को ट्रांसफर करने की एक प्रक्रिया है। एक बात अभी मैं आपको समझा रहा हूं। मनी स्टोरेज एंड ट्रांसफर टूल क्या है ये? मनी स्टोरेज, हिंदी में बता रहा हूं, एंड ट्रांसफर टूल। ठीक है, मनी स्टोरेज एंड ट्रांसफर टूल का मतलब समझिए। मतलब ये है कि मतलब जो पैसे हैं वो पेटीएम वॉलेट, एयरटेल मनी में, आप फ़ोन पे में, आप मोबीक्विक में, आप अमेज़न गिफ्ट कार्ड में आप रख सकते हैं। बात समझिए, आप आज की डेट में आप ऑनलाइन चीज़ें यूज़ करते होंगे तो आपके पास पेटीएम वॉलेट का सीन आता है ना। पेटीएम वॉलेट, एक तो पेटीएम से आप यूपीआई पेमेंट कर पाते हैं, एक वॉलेट है, वॉलेट जानते ही होंगे ना। एक आपका पेटीएम में पर्स टाइप का है आपका, ठीक है, पेटीएम में पर्स टाइप का है। उस पर्स में आप अपने अकाउंट से पैसे निकालकर उस पर्स में डाल सकते हैं, पेटीएम वाले पर्स में। तो जब कभी अगर प्रयोग करना चाहेंगे तो वो जो पेटीएम वॉलेट है जो आपका, ये इसका बिना आप अकाउंट का यूज किए ये इस पर्स से आप पैसे खर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो यही पेटीएम वॉलेट है। ठीक है, ऐसे ही अमेज़न पे बैलेंस भी हो गया आपका, सॉरी अमेज़न गिफ्ट कार्ड भी हो गया आपका। ठीक है, तो क्या है ये? मनी स्टोरेज एंड ट्रांसफ़र टूल है। पीपीआई क्या है? मनी स्टोरेज एंड ट्रांसफ़र टूल है। मतलब क्या है? मतलब पैसे जो हैं, आप हिंदी में अगर समझें तो पैसे पेटीएम वॉलेट या फिर एयरटेल मनी, फ़ोन पे हो गया आपका, मोबीक्विक हो गया आपका, क्या हो गया? मोबीक्विक हो गया आपका, अमेज़न गिफ्ट कार्ड हो गया, एक्सेट्रा चीज़ें हो गई जो भी हैं। इसमें क्या है? इसमें रख सकते हैं। बात को समझिएगा। पेटीएम वॉलेट में आप पैसे रखते हैं, एयरटेल मनी में, फ़ोन पे वाले वॉलेट में, वॉलेट मतलब वही पता है ना, अकाउंट। फ़ोन पे में एक वॉलेट होता है, मतलब एक पर्स होता है आपका फ़ोन पे में, तो उस पर भी पैसे रखते हैं। वो भी क्योंकि में अमेज़न गिफ्ट कार्ड जैसा लगता है। तो ये क्या है? पीपीआई क्या है? ये मनी स्टोरेज ट्रांसफ़र टूल यही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था? ये क्या था? यहाँ पर ये था कि इससे जो है, ये जो आप पेटीएम वॉलेट था, एयरटेल मनी था, फ़ोन पे था, इससे पैसे क्या कर सकते थे? इन पैसों का जो आप पेटीएम वॉलेट में पैसे पड़े हैं, एयरटेल मनी में पैसे आपके पड़े हैं, फ़ोन पे, तो इससे क्या था? इससे आप पैसे से शॉपिंग कर सकते थे। इन पैसों, पेटीएम वॉलेट में जो आपका पैसा पड़ा है, एयरटेल मनी में, इन सब पैसों से आप क्या कर सकते थे? पहला, इन सब पैसों से क्या कर सकते थे? पैसों से शॉपिंग कर सकते थे। ठीक है, दूसरा इसमें क्या था कि ये पैसे जो थे, ये पैसे क्या कर सकते थे? ये पैसे आप ट्रांसफ़र कर सकते थे। आप ट्रांसफ़र किसको? अपने कर सकते थे। किसको? अपने सगे संबंधियों को, जिनको भेजना हो, ये पैसे आप ट्रांसफ़र कर सकते थे। किनको? अपने दोस्तों, रिलेटिव को, दोस्तों को, ETC। ठीक है, किसी को भी, जिसको भी ट्रांसफ़र करना हो। ठीक है, तो ये पैसे आप ट्रांसफ़र कर सकते थे। दो चीज़ें थी इसमें। ठीक है, अब जो है RBI ने इसको रेगुलेट किया। पहले ही क्या था? पहले दो चीज़ थी, मतलब पैसे पेटीएम वॉलेट में, एयरटेल मनी, इसमें आपके जो पैसे पड़े थे, इसका प्रयोग आप दो चीज़ों से कर सकते थे। एक तो पहले क्या था कि इसमें शॉपिंग कर सकते थे और ये पैसा आप अपने दोस्तों और अन्य लोगों को ट्रांसफ़र कर सकते थे। अब RBI ने इसको रेगुलेट किया। RBI ने क्या किया इसको? एक मिनट। RBI ने इसको रेगुलेट किया मतलब कि है कि जो अब मैंने बताया ना, रेगुलेट पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत, ठीक है, भुगतान निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत RBI को पावर है ना, तो इसी पावर के तहत RBI ने इसको रेगुलेट किया। ठीक है, अब रेगुलेट करके इसका क्या नाम दिया? एक सेमी क्लोज्ड PPI। क्या नाम दिया? 2007 में, इसको पॉइंट में लिखते हैं, RBI ने 2007 नहीं, मतलब 2000 आपका वो 19 में, ठीक है, दिसंबर 2019 में क्या किया? RBI ने दिसंबर
2019 में जो आपका आपका सेमी क्लोज्ड जो पीपीआई था, ये पीपीआई जो है आपका प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, इसको क्या किया, रेगुलेट किया। आरबीआई ने 2019 में पीपीआई को क्या किया, पीपीआई को रेगुलेट किया, अधिनियम बनाया इस पे, रेगुलेट मतलब कानून इस पे थोड़ा किया, रेगुलेट किया। और क्या किया, किसके तहत किया, किसके तहत किया, भुगतान एवं निपटारा प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत क्या किया, आरबीआई ने पीपीआई को रेगुलेट किया मतलब उसमें थोड़ा सा बदलाव किए। ठीक है, क्या बदलाव किए, रेगुलेट किया मतलब बदलाव थोड़ा किया, समझ लेते हैं। ठीक है, अब क्या बदलाव किया, इसका नाम क्या इसको जो नॉमिनेशन किया, सेमी क्लोज्ड पीपीआई लेकर आया। क्या लेकर आया, पीपीआई को बदलकर क्या लेकर आया, आरबीआई लेकर आया क्या, आरबीआई दिसंबर 2019 में आरबीआई लेकर आया क्या, आया सेमी क्लोज्ड पीपीआई, सेमी क्लोज्ड पीपीआई। हिंदी में अभी नहीं लिख रहा हूं क्योंकि हिंदी में पहले बता चुका हूं। क्या लेकर आया, अर्धबंध प्रीपेड भुगतान उपकरण, इसी को कहते हैं। तो 2019 में दिसंबर में आरबीआई क्या लेकर आया, सेमी क्लोज्ड पीपीआई, आपका बंद जो पीपीआई प्रणाली थी वो लेकर आया। ठीक है, अब ये यहाँ लेकर आया, अब इसमें क्या किया, इसमें क्या किया, ये क्या किया, इसके तहत ये लेकर आया, इसके तहत क्या हुआ, इसके थ्रू क्या हुआ, इसके तहत क्या है, दो चीज़ें सामने आई। पहले क्या था इसके तहत, पहले क्या था, दो चीज़ें, इन सब पैसों से शॉपिंग कर सकते थे ना, और ये पैसे आप ट्रांसफ़र कर सकते थे अपने दोस्तों को ना। लेकिन अब आरबीआई क्या किया यहाँ पर, आरबीआई यहाँ पर इसमें बदलाव किया, किसके तहत, भुगतान एवं निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत। इसके तहत अब सेमी क्लोज्ड नाम दे दिया, इसका क्या नाम दे दिया, सेमी क्लोज्ड पीपीआई, जो बंद पीपीआई नाम दे दिया। और इसके तहत अब क्या किया, इसमें बदलाव करके कहा कि इसमें अधिकतम वॉलेट में 10,000 रुपया प्रति माह डाल सकते हैं। बात समझिएगा, क्या लिखा इसमें, इसमें अधिकतम वॉलेट में कितना डाल सकते हैं, 10,000 रुपये डाल सकते हैं, 10 से ऊपर नहीं डाल सकते। ठीक है, क्या 10 से ऊपर, इससे अधिकतम वॉलेट में 10,000 रुपये पर महीने, मतलब पर मंथ 10,000 रुपये, 10,000 रुपये प्रति माह, पर मंथ डाल सकते हैं। मतलब वॉलेट में आप 10,000 रुपये से ज़्यादा नहीं रख सकते एक महीने में। इसे सेमी क्लोज्ड पीपीआई के तहत लेकर आया। ठीक है, पहले पीपीआई सिर्फ था, वहाँ पे ऐसी कोई बंदिशें नहीं थी। ठीक है, तो कहा बाद में इन्होंने क्या, सेमी क्लोज्ड पीपीआई लेकर आया और कहा इसके अधिकतम वॉलेट में 10,000 रुपये प्रति माह डाल सकते हैं। और इसमें फिर दूसरा बदलाव एक और किया, सेकंड क्या है, एक और बदलाव क्या किया, इसमें कहा कि भैया, उन्होंने कहा कि ये जो अमाउंट है जो आपके ये वॉलेट में है, ये सिर्फ आप शॉपिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। किसके लिए, ये सिर्फ ये वॉलेट वाले पैसे सिर्फ किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ शॉपिंग, बाज़ार में ऑनलाइन शॉपिंग और इस तरह के लिए शॉपिंग के लिए शॉपिंग के लिए प्रयोग कर सकते हैं, के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या लेकर आया, पहला कि इसमें अधिकतम वॉलेट में 10,000 रुपये प्रति माह डाल सकते हैं, और दूसरा ये वॉलेट वाले पैसे सिर्फ शॉपिंग के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और एक और बदलाव किए, क्या किया, क्या कर सकता है बदलाव, पहले क्या था, पहले था कि दोस्तों को, यारों को, अपने संबंधियों को आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं वॉलेट से। लेकिन अब क्या कहा, ये पैसे मतलब ये वॉलेट के पैसे क्या किया,
दोस्तों और अन्य को नहीं ट्रांसफ़र कर पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या था, ये सेमी क्लोज्ड पीपीआई थी। क्या थी आपकी? सेमी क्लोज्ड पीपीआई। क्या था ये आपका? अर्ध बंद प्रीपेड भुगतान उपकरण। पहले क्या था? पहले सिर्फ प्रीपेड भुगतान उपकरण था। इसके तहत क्या था? इसके तहत ये था कि पैसे आप शॉपिंग कर सकते थे वॉलेट में, जो इन सब वॉलेट में पैसे आपके पड़े हैं उससे शॉपिंग कर सकते थे, और ये पैसे आप ट्रांसफ़र कर सकते थे अपने दोस्तों वगैरह को, अपने घर मित्रों को, जो भी जिनको भी ट्रांसफ़र करना था। लेकिन अब आरबीआई ने 2019 में पीपीआई को रेगुलेट किया। किसके तहत? इसी अधिनियम के तहत रेगुलेट किया और सेमी क्लोज पीपीआई लेकर इसका नाम दे दिया। और फिर इसमें 3 ये नियम डाल दिए कि 10,000 रुपये प्रतिमाह से ज़्यादा नहीं डाल सकते अपने वॉलेट में, और कहा फिर ये वॉलेट आप सिर्फ शॉपिंग के लिए प्रयोग कर सकते हैं, और फिर कहा ये वॉलेट के पैसे दोस्तों और अन्य को नहीं दे सकते हैं। तो ये आपका ओवरऑल क्या हो गई? सेमी क्लोज्ड पीपीआई हो गई, ठीक है। अब देखिए इसमें हमने आज चीज़ों को जो कवर किया है, ज़्यादा जो आपके टॉपिक की बम्बार्डमेंट को थोड़ा कम रखते हैं शुरुआत में, ताकि आप चीज़ों को डाइजेस्ट कर पाएँ ईजिली, और ताकि आप चीज़ों को सही ढंग से समझ पाएँ, ठीक है। तो अब अगली क्लास में, आज यहीं पे इसको थोड़ा सा पॉज करते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे क्या? यूपीआई के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यूपीआई के बारे में पढ़ेंगे, कंपनी एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कंपनी एक्ट 2013 के बारे में पढ़ेंगे हम कि क्या है कंपनी एक्ट 2013, यूपीआई कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं क्लास कैसी लगी, और शुभम मिश्रा वाले दूसरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें उस पर, और यहाँ पे अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इससे कुछ सीख सकें, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर करते रहें।